हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फासिज्म। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड इसकी क्रिएशन किया, कैसे फासिज्म है वो क्रिएट होते हैं। जो इटली के प्राइम मिनिस्टर थे मुसोलिनी, उन्होंने फासिस्ट पार्टी बनाई, उसके बाद फासिस्ट मूवमेंट चलाई। आफ्टर दैट फासिज्म का जन्म होता है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने लास्ट सेशन में की थी एंड आज हम इस सेशन में जो फासिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्प्रेड हुई थी और मेनली इटली में ही जो पॉपुलर हुई थी। इसके इटली में पॉपुलर होने के क्या क्या कॉजेज थे, कॉजेज ऑफ इमर्जेंस ऑफ फासिज्म एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। जो फासिस्ट हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे। तो पहले हम करते हैं कॉजेज ऑफ इमर्जेंस ऑफ फासिज्म इन इटली। फासिज्म है पूरे यूरोप में स्प्रेड होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इटली में ही होती है, इसको सपोर्ट है इटली में ही मिलती है। जब हमने इसका लिटरेरी मीनिंग किया था, फासिज्म का मीनिंग क्या था, जो एक यूनिटी को, सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करता था। इसका मीनिंग था जो फासिस्ट हैं, जैसे स्टिक्स होती हैं, स्टिक्स का बंडल है और उसके आगे एक्स लगी होती है, जिससे क्या होते हैं, जो यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वही इटली में फासिस्ट रिप्रेजेंट करता था। इटली के जो लोग हैं, इनके यूनिटी को, इंटेग्रिटी को, सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फासिस्ट वर्ड है, इसको मुसोलिनी ने यूज़ किया था ताकि लोगों को साथ लेकर वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। वो इटली की डिग्निटी है, इटली की डिग्निटी को बनाना चाहता था। रोम जो सबसे फेमस है, इटली की कैपिटल है, जो इसकी डिग्निटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गई थी, वो चाहते थे दोबारा से रोम है वो रिवाइव हो। रोम है, इटली है, इसकी डिग्निटी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड होनी चाहिए, इसीलिए ही फासिस्ट मूवमेंट है, इसका जन्म होता है। तो इसके इमर्जेंस के कोज क्या थे? पहला है डिस्पेयर कॉज्ड बाय द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914 से लेकर 19 तक, उसके बाद 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर थी। वो क्या करती थी, डिफीटेड के बाद जो सेंट्रल पावर हार गई थी, उनसे कि हम कैसे अब सेटलमेंट करेंगे, इसके लिए एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें अलाइड एंड सेंट्रल पावर थी। इसमें इटली ने अलाइड पावर का साथ दिया था और उसके बाद जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें इटली को कुछ खास नहीं मिला, इसका लॉस ज़्यादा हो गया, लेकिन इसको टोटली लॉस में जाना पड़ा, जिससे फासिज्म का जन्म होता है। तो इसका क्या रीजन है? इटली ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, पहले तो न्यूट्रल रहने की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। 1950 में ये क्या करते हैं, अलाइड पावर को चूज कर लेता है और उसके बाद इटली साइन सीक्रेट एग्रीमेंट इन लंदन 1915। तो 15 में जो एक एग्रीमेंट होता है, जिसके थ्रू ये कहा गया था जितनी भी टेरिटरीज है इटली जीतेगा, वो टेरिटरी है इटली को मिल जाएंगी एंड इटली वुड एबल टू गेट टेरिटरीज आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन इस टेरिटरी जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको लग रहा था हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, हमारी टेरिटरी एक्सपेंड हो सकती है, इसलिए इटली ने अपनी पावर दिखाई और इसने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया इन 1918 विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड यूके। अब ऑस्ट्रिया है जो एक पावरफुल नेशन था, इसको हराने में इटली का सबसे ज़्यादा सहयोग था। तो अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, उसके बाद 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें यूएसए के वुडरो विल्सन प्रेसिडेंट थे, वो क्या कर देती है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इटली को जो एग्रीमेंट के थ्रू टेरिटरीज मिलनी थी वो नहीं मिली है। इटली डिडंट गेट द पोर्शन ऑफ डेलमेटिया, साउथ टायरल, कोस्टल स्ट्रिप एंड फ्यूमा। तो जो एरिया थे, एरिया को इटली पहले से ही ट्राई कर रहा था ये टेरिटरी मुझे मिल जाए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी ये टेरिटरीज इसको नहीं मिलती हैं। तो इटली ने जो कुछ भी अचीव किया, इसको डिस्काउंट किया गया, इसको कहीं भी अचीवमेंट में गिना ही नहीं गया है। इस तरह जो इटली के लोग थे, इटली लोग को बहुत ही डेस्परेट होते हैं, वो इसके गवर्नमेंट से भी नाराज हो जाते हैं और वहाँ के आम लोग
और जो फासिस्ट थे वो पर्सन्स एंड वॉरिंग सोल्जर, जो सोल्जर थे जो आर्मी में वॉर में इन्वॉल्व थे, वो सभी मिलकर क्या करते हैं, फ्यूम को कैप्चर कर लेते हैं। अब फ्यूम है इटली की टेरिटरी में इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह जो रिपब्लिक गवर्नर थी, इटली की सरकार थी, उसने कुछ नहीं किया। इसमें फासिस्ट ने और वॉरिंग सोल्जर थे, इन्होंने एफर्ट्स किए जिस वजह से टेरिटरी को अपने कब्जे में लिया, इसको कैप्चर कर लिया। इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फासिस्ट हैं, इनके एफर्ट्स की वजह से ही कुछ टेरिटरी को जो अचीव कर पाए थे, तो लोग गवर्नमेंट के अंगेंस्ट हो जाते हैं एंड इसमें फासिस्ट ने बहुत अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया। नंबर 2, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डिसकंटेंट। जब वॉर खत्म होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो इटली की इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। इटली की जो करेंसी थी वो 70% तक डिवैल्यूएट हो चुकी थी। इसका ट्रेड इंडस्ट्री थी पूरी तरह से रियून्ड हो चुकी थी, इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। इसका फॉरेन ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी डेफिसिट हो गया था, डेट बर्डन है इंक्रीज हो गया था। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी एंड जो भी वर्ल्ड वॉर में खर्चा हुआ, इसके बाद इटली को क्या मिलता है, ओनली 9000 स्क्वायर माइल्स लैंड, जो सफिशिएंट नहीं थी। इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आम लोग हैं इस वॉर से खुश नहीं थे। वॉर के बाद जो कुछ इटली को मिलता है उससे भी खुश नहीं थे, इसलिए लोग अपने देश की सरकार के अंगेंस्ट हो जाते हैं एंड जो फासिस्ट पार्टी है वो इस टाइम बहुत कंट्रीब्यूशन करी थी, लोगों का समर्थन ले रही थी। नेक्स्ट इज अटैक ऑन इटलीज नेशनैलिटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली की नेशनैलिटी पर अटैक होता है, क्योंकि इटली स्टार्टिंग से एशियन टाइम से ही बहुत ही बड़ी एक कंट्री थी। रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी, लेकिन इसकी डिग्निटी खत्म हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसकी टेरिटरी है वो एक कर खत्म होती जा रही थी। तो 1881 में जो ट्यूनिस है वो उस टेरिटरी को गेट करना चाहता था, लेकिन इसको फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। 1896 में एब्सिनिया है, इसको वो ऑब्टेन करना चाहता था, लेकिन इसको भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, इसको भी हार जाता है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है जिसमें लगता है कि इटली है अपनी टेरिटरीज को गेट कर पाएगा, लेकिन इसमें भी इसको कुछ नहीं मिलता है, जिससे इटली की डिग्निटी है वो खत्म हो जाती है। तो लोगों को लगता है इस वर्ल्ड वॉर से हमको कुछ नहीं मिला, हमारी डिग्निटी खत्म हो रही है, हमारी डिग्निटी का लॉस हो रहा है, जबकि हमने बहुत से एफर्ट किए हैं, हम अलाइड पावर के साथ थे, हमने जीता भी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे एफर्ट्स को कहीं भी काउंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए लोग इससे नाखुश हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपगेशन ऑफ हीगलियन प्रिंसिपल। जो हीगल थे उन्होंने क्या कहा था, वो कहते हैं स्टेट सुप्रीम है, स्टेट से अबव कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल किसके लिए है, स्टेट के लिए है, गॉड की सबसे बेस्ट क्रिएशन स्टेट ही है, इसीलिए इटली के लोग कुछ नहीं है, जब तक इटली की स्टेट है सब कुछ है। तो लोगों को सैक्रिफाइस करना चाहिए, स्टेट को सुप्रीम बनाना चाहिए, इसकी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहिए। तो इन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा प्रोपोगेट कर दी, तो लोगों को लगने लगा कि जो मुसोलिनी कह रहे हैं इटली को हम दोबारा से अपने शिखर पर पहुंचाएंगे, इसका एक बड़ा सारा एम्पायर बनाएंगे, वो सभी प्रिंसिपल दोबारा से आने चाहिए। इसलिए इन्होंने फासिस्ट ने हीगलियन प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया, जिसकी वजह से लोगों ने फासिस्ट हैं इनका साथ दिया था। प्रोपोगेशन अगेंस्ट कम्युनिज्म। जो भी फासिस्ट मूवमेंट के मुसोलिनी थे या अदर पर्सन थे, पहले वो कम्युनिज्म को फेवर करते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट हो जाते हैं। इवन कि मुसोलिनी हैं वो भी कम्युनिस्ट को छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो कम्युनिज्म का इंटरनेशनल स्प्रेड हो रहा था, इस स्प्रेड को वो ख़त्म करना चाहते थे, वो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। वो चाहते थे एक पावरफुल नेशन होना चाहिए, तो इटली को पावरफुल नेशन बनाने के लिए वो एफर्ट्स करते हैं। एंड लास्ट वन इज इंडोलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की लेजीनेस है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट फासिस्ट को मिलता है, मुसोलिनी को मिलता है, क्योंकि बहुत सी रीज़न हुई हैं। इन रीज़न की वजह से लोग अपनी सरकार से खुश नहीं थे, तो उनको एक रिवोल्ट करने का मौका चाहिए था। तो जब फासिस्ट हैं, मुसोलिनी हैं, लोगों को भड़काते हैं
कि अगर आप मुझको प्राइम मिनिस्टर बना दोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जो इटली की डिग्निटी है वो वापस आ जाएगी। इसमें सरकार ने कुछ भी नहीं किया, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है वैसी ही वर्स्ट बनी हुई थी। इसको खत्म करने के लिए अगर सरकार एफर्ट करती शायद कभी भी फासिज्म है इसका जन्म ही ना होता। तो पीपल लोग हैं वो अपने देश की सरकार से डिसकंटेंटेड थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, हंगर थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, ट्रेड है, ट्रेड का लॉस हो चुका था। और जो सोशलिस्ट पार्टी है वहाँ के देश की गवर्नमेंट है उसने क्या किया, 100 फैक्ट्रीज हैं इनको सीज कर लिया। अब जी कहते थे हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन इनको वो अच्छे से रन नहीं कर पाई और जो लैंड थी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये एफर्ट्स किए लेकिन ये एफर्ट्स भी फेल हो गए, जिस वजह से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाए, जिसका एडवांटेज किसको मिला, मुसोलिनी को मिला, जिससे फासिज्म है, फासिज्म का जन्म होता है। तो ये कॉजेस बन जाते हैं जिस वजह से इटली में फासिज्म है जिस स्प्रेड होता है। अब हम करते हैं इसके प्रिंसिपल्स। जो फासिस्ट मूवमेंट है इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे। अगर हम मार्क्सिज्म को देखते हैं तो लेनिनिज्म को देखते हैं तो इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, अपने प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर इनकी थ्योरी बेस्ड थी। लेकिन जो फासिज्म है, फासिज्म में मुसोलिनी की अपनी कोई थ्योरी नहीं थी, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। इसने क्या किया, डिफरेंट स्पॉटर हैं, डिफरेंट सोर्सेज से जो इसको अच्छे लगी वही बातें डिराइव कर ली, जिससे फासिज्म है इसका जन्म होता है। सो फासिज्म इट इज अ collection of ideas taken from various sources, different sources से इसको डिराइव किया गया है। जैसे डार्विन प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीनिंग हमारी स्टेट ही सुप्रीम है, इसके लिए जो पावरफुल नेशन होगी वो ही पूरी दुनिया में रूल करती है। हेगेलियन प्रिंसिपल जिसमें स्टेट को सुप्रीम बताया गया है, लोगों की लिबर्टीज को खत्म करना चाहिए। तो ऐसे प्रिंसिपल से इनको फासिस्ट मूवमेंट है उसका जन्म होता है। और मुसोलिनी है जो इटली के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इन 1922। He aimed at making Italy great and glorious। जैसे हमारी इटली पहले ग्रेट थी, ग्लोरियस थी, इसकी डिग्निटी को रिवाइव करना जे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे थे। जे कहते हैं अगर फासिस्ट है, फासिस्ट मूवमेंट चलेगी, इसका मीनिंग क्या होगा, नोबल परसेप्शन ऑफ सिविलियन लाइफ, लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, इसीलिए फासिस्ट मूवमेंट का जन्म होता है। तो इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज स्पॉटिंग अ टोटलिटेरियन स्टेट। तो फासिस्ट क्या करते हैं, टोटलिटेरियन स्टेट को, अथॉरिटेटिव स्टेट को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं स्टेट है जे ही सुप्रीम है, स्टेट से अबव कुछ भी नहीं हो सकता, गॉड की सबसे बेस्ट क्रिएशन स्टेट ही होती है। इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल के राइट्स, इंडिविजुअल की लाइफ, ये सब कुछ स्टेट से अबव नहीं हो सकते हैं। जो कुछ भी है स्टेट के एग्जिस्टेंस की वजह से है, इसीलिए स्टेट को सुप्रीम बनाना, स्टेट की डिग्निटी को अबव तक लेकर जाना ही इनका मेन पर्पस है। और इसके लिए एक अथॉरिटेरियन रूल होना चाहिए, एक लीडर का रूल होना चाहिए। नेक्स्ट इज ओपोजिशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जे कहते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी जे अपने आप में कोई मायने नहीं रखती जब तक आपका स्टेट सुप्रीम नहीं है, आपका स्टेट पावरफुल नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल को लिबर्टीज नहीं चाहिए। इंडिविजुअल किसके लिए काम करता है, स्टेट के लिए काम करता है। जो स्टेट है, स्टेट जो भी ऑर्डर देती है इंडिविजुअल को अनक्वेश्चनेबल उन ऑर्डर को ओबे करना चाहिए। जो इंडिविजुअल का धर्म बताया गया है, तो इंडिविजुअल की अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, लिबर्टी नहीं है, उसकी सिविल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, तो इस तरह इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, स्टेट को ही सुप्रीम मानती है। नेक्स्ट इज opposition of democracy and parliamentary form of government। जे डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करती है, जे नहीं मानती है कि मेजॉरिटी रूल कर सकती है, कहती मेजॉरिटी इतनी कैपेबल नहीं है, इसीलिए वो क्या कहते हैं एक लीडर ही रूल कर सकता है। जैसे हम आज के टाइम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, कहते लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। जो एक लीडर होता है, एक अथॉरिटेरियन होता है, उसको ही पता है क्या करना है, वो ही डिसीजन लेता है, वो ही डिसीजन को फॉलो करना लोगों का धर्म माना गया है, उनको वो ही करना चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, जो अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन इनको फेवर करते हैं।
ऑपोजिशन टू कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म को फेवर ही नहीं करे थे पहले, और दो आप कम्युनिस्ट थे, अब कहते अगर कम्युनिस्ट सरकार होगी इससे लोगों के पास मीन्स होंगे, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सब कुछ लोगों के पास है, लेकिन अगर हम अपनी स्टेट को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो कम्युनिस्ट का कोई भी रोल नहीं है। कम्युनिज्म से अपने देश को बचाना ही हमारी आइडियोलॉजी मानी गई है। ऑपोजिशन टू पीस, ये कितना डिफरेंट लगता है कि पीस के ऑपोजिशन, क्योंकि मुसोलिनी जी कहते थे इटली की टेरिटरी को एक्सपैंड करना है। टेरिटरी कैसे एक्सपैंड होंगे? अगर हम वॉर में इन्वॉल्व होंगे। एक नेशन एम्पायर कब बनेगा? जब उसकी टेरिटरी इंक्रीज होगी, जब उसकी डिग्निटी इंक्रीज होगी। इसके लिए वो कहते हैं कॉन्टिन्यूस वॉर का होना बहुत जरूरी है। अगर पीस होगी तो स्टिल वाटर होगा, स्टिल वाटर में जैसे काई जम जाती है वैसे ही एक देश की डिग्निटी खत्म हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं हमको कॉन्टिन्यूस वॉर में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर हम कॉन्टिन्यूस वॉर में इन्वॉल्व होंगे तभी हम एक ग्रेट एम्पायर बन सकेंगे। हिस्ट्री तभी हमको याद रखेगी अगर हम वॉर में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट इज ऑपोजिशन टू लेजी फेयर पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है। जी कहते हैं इकोनॉमिक इंटरफेरेंस होनी चाहिए। जो भी ट्रेड होता है इंडस्ट्री से, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसीलिए जे बिजनेस को खुद ही कैप्चर करना चाहते थे। जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते थे, फॉरेन पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। कैसे ट्रेड करना है ये सब डिसीजन सरकार के होने चाहिए। एंटीथीसिस ऑफ लिबरलिज्म, जो फासिज्म है लिबरलिज्म के अंगेंस्ट था, इसलिए एंटीथीसिस कहा जाता है। अगर हम लिबर्टी देंगे तो स्टेट में स्टेट की अथॉरिटी कहाँ होगी? वो तो खत्म हो जाएगी। जो इंडिविजुअलिज्म के लिबरलिज्म के अंगेंस्ट एंड स्टेट के सुप्रीम बनाने में ही बिलीव करते थे, एक ही लीडर में बिलीव करते थे। एंड लास्ट वन इज ऑपोजिशन टू रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मीनिंग क्या हो गया? अगर स्टेट ने आपको कुछ भी करने को कहा है, आपको वही काम करना है, आपने अपना रैशनल माइंड नहीं अप्लाई करना है जी क्यों करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए स्टेट ने जो ऑर्डर दे दी है इनको फॉलो करना आपकी ड्यूटी है, विदाउट रैशनलाइजिंग ऑल दीज फैक्ट्स कि क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। जो लीडर है देश के वेलफेयर के लिए ही पॉलिसीज बना रहे हैं, आपको बिना क्वेश्चन पूछे ही हर एक ऑर्डर को ओबे करना है। इसलिए रैशनलिज्म के जो अंगेंस्ट थे, अगर आप स्टेट से क्वेश्चन पूछते हो तो रैशनलिज्म के अंगेंस्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं किसी को भी स्टेट से क्वेश्चन पूछने का कोई भी राइट नहीं है। तो जे फासिस्ट है इसके प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर फासिस्ट मूवमेंट है, फासिस्ट आइडियोलॉजी है, वो बेस्ड थी। सो आज हमने इस सेशन में इसके कॉजेस ऑफ इमर्जेंस किए एंड प्रिंसिपल्स किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेचर ऑफ फासिस्ट। होप सो कि आपको जो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।